माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आप अपने घर पर बैठकर स्वाध्ययन कर रहे हैं और अपने आने वाली परीक्षाओं के संबंधित तैयारियां आपने शुरू कर दी हैं। मैं आप लोगों को आपकी परीक्षाओं में सफलता के लिए तहे दिल से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हों और गांव समाज के साथ साथ देश और विश्व के कल्याणार्थ काम करें, जिससे हम आपके माता पिता, आपके परिवारजन सभी गर्वान्वित हों इस बात के लिए कि आप जैसा सुपुत्र, हम आप जैसा शिष्य स्टूडेंट्स पैदा किया, जिन्होंने समाज के साथ साथ देश और विश्व के कल्याणार्थ काम में लगा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप बड़े ही खुशी से हैं और अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। इस कोरोना जैसी महामारी को मात देने के लिए आप अपने घर में लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने इससे पहले वाली वीडियो में आपको रशियन रेवोल्यूशन के नेचर के बारे में बताया था कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, प्रकृति क्या है इसकी, इसके बारे में हमने संक्षेप में एक वर्णन किया था। आज हम रशियन क्रांति के कारण की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर रूसी क्रांति हुई क्यों, क्या कारण था कि रूसी क्रांति हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इतिहास का अध्ययन तथ्यों को याद करना नहीं होता है, बल्कि दो बिंदुओं पर आपको ध्यान देना होता है, और वो दो बिंदु हैं निरंतरता और परिवर्तन के। जब भी आप इतिहास का अध्ययन करें, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो या आधुनिक इतिहास हो, इतिहास का मतलब ही होता है कि क्रम के अकॉर्ड आप उसका वर्णन करें, आप उसको एक्सप्लेन करें, और जितने भी तथ्य हैं, जितने भी चीजें हैं, जितने भी घटनाक्रम हैं, उन सब को प्राचीन के साथ साथ आप आधुनिक के साथ जोड़ें। जैसे अभी हम लोग विश्व इतिहास का अध्ययन करना शुरू किए हैं, तो मतलब हमारा यह है कि विश्व इतिहास को हम अपने इस आधुनिक इतिहास से, मध्यकालीन इतिहास से, प्राचीन इतिहास से, जितने राजवंशों की इतिहास है, उन इतिहास के प्रशासन से, उन राजवंशों के प्रशासन से, उनके द्वारा समाज में किए गए सुधार से जोड़कर जरूर देखें। इससे क्या होता है कि जब इतिहास का अध्ययन आप करते हैं तो आपको लगता है कि इतिहास के अध्ययन में हम प्राचीन भारत का इतिहास करते हैं, का अध्ययन कर रहे हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, आधुनिक भारत का अध्ययन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी इतिहास को एक सूत्र में पिरो दीजिए और सभी का एग्जाम्पल एक दूसरे में आप और सभी को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास कीजिए। जब मूलतः हम रशियन क्रांति की ओर बढ़ते हैं, तो हमने पहले ही हम लोगों ने इस बात को एक्सप्लेन कर चुके हैं हम कि रशियन क्रांति जो है वो मूलतः गरीबों की क्रांति थी, दलित जातियों की क्रांति थी, और इस क्रांति ने एक ऐसी सरकार दिया जिसमें राजनीतिक सत्ता निम्न वर्ग के हाथों में आ गई। अब हम सीधा चलते हैं कि ये क्रांति हुई ही क्यों। जब एक राजा के अंदर बहुत सारे प्रजा होते हैं, राजा प्रजा पर ध्यान देता ही है, तो फिर क्रांति होने की बात क्या है। पहला टर्म तो यह है कि हम लोगों को इस बात पर ध्यान देना है कि रशियन रेवोल्यूशन जो 1917 में हुआ, इसे हम लोग क्रांति का नाम क्यों देते हैं। इसे हम युद्ध का नाम भी दे सकते हैं, विद्रोह का नाम भी दे सकते हैं, आंदोलन का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने इसमें चयन किया है क्रांति का नाम, क्योंकि क्रांति का मतलब ही होता है जहां एक व्यवस्था के स्थान पर दूसरी व्यवस्था स्थापित हो जाए। यहां जहां पर मेजर परिवर्तन होते हैं उसे बोलते हैं क्रांति। ये क्रांति है।
अब सवाल उठता है कि इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो रशियन क्रांति के, रूसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण कारणों का अगर हम वर्णन करते हैं तो सबसे पहले हमें इसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों की तरफ बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम आर्थिक कारण की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि आर्थिक कारणों में किसानों की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण हो कैसे गई? तो कारण इसका ये था कि 1861 के बिफोर, 1861 से पहले जितने भी रशियन किसान थे उनकी स्थिति सर्फ की थी। मतलब वो जमीन, जिस जमीन में खेती करते थे उस जमीन से ही बंधे हुए थे। सवाल उठता है कि बंधे हुए थे तो फिर आखिर उनको स्वतंत्रता मिली कैसे? तो एक युद्ध हुआ, क्रीमिया का युद्ध, और जब क्रीमिया के युद्ध में रूस की हार हुई तो रूस के जार ने एक बहुत बड़ा निर्णय जरूर लिया, और उस निर्णय में जो सर्फ डाउन थे, अरदासों को मुक्त किया गया और उनको जमीन दिया गया। हालांकि एक बात और है कि जो उनको जमीन दिया गया, इस जमीन में सरकार ने उनसे बहुत बड़ी संपत्ति ली, बहुत ज्यादा पैसा लिया, क्योंकि उन्हें भूमिपतियों को पैसा देने थे। अब सवाल उठता है कि ठीक है भाई, उन्होंने जमीन भी दिया, सब कुछ किया, तो फिर किसानों की स्थिति तो अच्छी हो जानी चाहिए। लेकिन चूंकि दो चीजें होती हैं, सरकार की जो नीति होती है ना, सरकार की नीति से सारे किसान, सारी प्रजा, सारे देशवासी प्रभावित होते रहे हैं और होते हैं। रूस में भी यही हुआ। रूस एक साम्राज्यवादी सोच का देश था, हालांकि उसकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी। कारण क्या था कि वह उधर जापान के साथ युद्ध में लगा हुआ था, चीन की तरफ मूवमेंट अपना बनाया हुआ था। ऐसे कंडीशन में सरकार में ने एक बहुत बड़ा जो मेजर चेंजिंग कृषि के क्षेत्र में होना चाहिए था, आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो किसानों को नहीं मिले। ऐसी स्थिति में किसानों ने खेती करना तो शुरू किया, लेकिन इतना ज्यादा उनको कर देना पड़ता था, इतने टैक्सेस देने पड़ते थे कि किसानों की स्थिति बड़ी ही बदहाल थी। अब एक चीज और बड़ी मजेदार बात है जो जानकर आप बड़ा आश्चर्यचकित होंगे कि रूस ने साम्राज्यवादी सोच के तहत जो युद्ध शुरू किया, उस युद्ध में लगभग 1/3 भाग किसानों से लिए जाते थे। आपको यह भी ध्यान होगा कि उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। हालांकि रूस की कई सीमाएं ऐसी थीं जिनकी सुरक्षा के लिए सैनिकों को भेजना पड़ा और युद्ध में इन्वॉल्व होना पड़ा। ऐसे कंडीशन, उससे भी पहले अगर थोड़ा सा हम आते हैं तो 1904 और 5 में जापान के साथ इसका युद्ध होता है। साम्राज्यवादी सोच के तहत जापान के साथ युद्ध करता है ना कि जापान शक्ति, संसाधन और यहां तक कि वो इंग्लैंड से भी दोस्ती कर चुका था, इसलिए जापान तत्कालीन परिस्थितियों में रूस से कई गुना भारी था। लेकिन रूस ने इस बात का परवाह किए बिना युद्ध में देश को झोंक दिया। जब युद्ध में झोंक दिया तो हालांकि अगर इस युद्ध के पीछे की थोड़ा हम पृष्ठभूमि में चलें तो आप जानकर ये आश्चर्यचकित होंगे कि 1893 ईस्वी के आसपास में ही, 93 से 98 के बीच में, वहां पर एक सोशल डेमोक्रेट्स नामक पार्टी का गठन हुआ। यानी कई समितियों का गठन होना शुरू हो गया था, कई समितियों का गठन होना शुरू हो गया था। और ये समितियों की जो मांग थी, वो मांग ये थी कि नहीं, सरकार जो है जनतांत्रिक होनी चाहिए। लेकिन जो रूस का शासक जार था वह एक निरंकुश शासक था और इन समितियों की मांग को खारिज करता हुआ सिर्फ अपनी ही बात सुनता। हालांकि इसी कालक्रम में अगर आप आगे देखेंगे तो मार्क्सिस्ट पार्टी का गठन भी लेनिन के नेतृत्व में हो चुका था और इन लोगों की ये मांग थी कि शासन सत्ता, राजनीतिक सत्ता गरीबों के हाथ में होना चाहिए। यानी इन्होंने एक तरह का सामाजिक ढांचे में परिवर्तन की मांग की। लेकिन आगे चलकर जब हम देखते हैं कि 1904-5 में जैसे ही जापान के साथ युद्ध में लगा, तो इसके पीछे अगर आप देखें तो 1903 के आसपास में जो सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी थी, ये दो पार्टियों में विचारों में मतभेद के कारण बंट गई थी।
एक लोग बोल्शेविक हो गए थे और दूसरा मेंशेविक हो गए थे। अगर हम इनके बारे में थोड़ा अध्ययन करें तो पाते हैं कि जो मेंशेविक पार्टी के लोग थे वो क्रमशः सुधार और क्रमशः विकास की बात करते हैं और ये उम्मीद वो करते हैं कि राजा खुद ही क्रमशः विकास क्रमशः सुधार की बात लाएं और इस तरह से वो शासन करें। लेकिन बोल्शेविकों का सीधा कहना था कि नहीं, ये शासन राजतंत्र, ये निरंकुश शासन नहीं चाहिए, हमें कैसा शासन चाहिए? तो कहते थे कि शासन को परिवर्तित कीजिए और शासन गरीबों के हाथ में होना चाहिए। हालांकि ये ज्यादा ही जोरदार मांग थी। इस मांग को कम करने के लिए जार ने एक गेम तो खेला और गेम ये था कि डीमा की स्थापना किया, पार्लियामेंट की स्थापना किया, लेकिन उसमें भी बड़ा ही सीमित अधिकार दिए, जिसमें कि वोट देने का अधिकार, मताधिकार का अधिकार के उम्र 25 वर्ष कर दी गई, जबकि जितने पूंजीपति वर्ग के लोग थे उनको ही उसमें इन्वॉल्व किया गया। हालांकि ये थोड़ा सा जरूर काम किया, लेकिन जो मांग बोल्शेविकों ने रखी थी उस मांग पर ये जार कभी भी खरा नहीं उतरे। अब ऐसे कंडीशन में जब लेनिन और स्टालिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने आक्रामक होकर अपनी मांग को रखना शुरू किया, तब सरकार को लगा कि ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि दो चीजें हैं। अगर आप रूसी क्रांति के संदर्भ में यूरोप के उस तत्कालीन यूरोप का अगर अध्ययन करें तो रूस में आप देखेंगे कि रूस में एक छोटे छोटे विद्रोह को भी, छोटे छोटे आंदोलन को भी राजद्रोह की संज्ञा दी जाती थी और इसे दबाने के लिए सैनिकों को लगा दिया जाता था। जब स्टालिन और लेनिन ने ऐसा काम किया तो लेनिन और स्टालिन दोनों को पकड़कर लेनिन को बाहर कर दिया गया, जबकि स्टालिन राजद्रोह के आरोप में अंदर बंद कर दिया गया। हालांकि बाद में वो जेल से भाग गया। अब 1904 और 5 में राजा जो है निरंकुश जार, ये युद्ध में जापान के साथ इन्वॉल्व हुआ। प्रारंभ में तो सारे किसान, आम जनता, गरीब, मजदूर सभी ने साथ दिया जार का, लेकिन अंततः अगर हम देखते हैं कि जैसे ही खबर ये आने लगी कि रूस इस युद्ध में हार रहा है तो सारे लोग बोल्शेविकों के साथ हो गए और पुनः उसी परिस्थिति में बोल्शेविकों का जनाधार मजबूत हुआ और लेनिन का आगमन हो जाता है। जब लेनिन का आगमन हुआ तो वहां पर लेनिन के नेतृत्व में लोगों ने अटैक किया पार्लियामेंट की तरफ और अपनी मांग पर अड़े रहे। हालांकि अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आगे चलकर पाएंगे कि पेट्राग्राड में दो तरह की सरकार बन गई। पहली सरकार प्रिंस के नेतृत्व में थी और दूसरी सरकार आम जनता के नेतृत्व में थी। इन दोनों के बीच के खाइयों को पालने के लिए अलेक्जेंडर करेंसी ने एक समिति का गठन किया, एक मंत्रिमंडल का गठन किया और उसका मानना था कि नहीं, शासन सत्ता निरंकुश जनतांत्रिक होना चाहिए, लेकिन शासन शासक के हाथ में ही होना चाहिए, शासक वर्ग के ही हाथ में होना चाहिए। बोल्शेविकों ने इस मांग को, बोल्शेविकों ने उनके इस सुझाव को नहीं माना और अंततः क्रांति हो ही गई। अब दूसरी तरफ अगर आप चलते हैं तो ये भी देखेंगे कि कारण में किसानों का योगदान क्या है। तो किसानों को युद्ध में जब सैनिक हर प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वार में, प्रथम विश्व युद्ध में जब रूस ने सारे अपने सैनिकों को हर सीमाओं पर लगा दिया तो सैनिक जब मरने लगे तो ये सैनिकों की संख्या को पूरा करने के लिए किसान वर्ग को भी सैनिकों में लाकर रख दिए। अब सैनिकों को खाने, सैनिक जहां किसान की काम करते थे वो सैनिक आ गए, किसान वर्ग। किसानों वर्ग जो सैनिक में आए उनको उचित ट्रेनिंग नहीं दी गई, उचित ट्रेनिंग नहीं दी गई, फिर अफसरों के बीच मेल जोल नहीं हो पाया, फिर उनको खाने के लिए जो पशुओं को, बड़ी भारी मात्रा में पशुओं को मारा गया, जिससे उनका पशुपालन और कृषि दोनों चौपट हो गया। दूसरी तरफ अगर हम मूव करते हैं तो देखते हैं कि किसानों की कृषि व्यवस्था जैसे ही चौपट हुई, किसान शहर की तरफ भागना शुरू किए और जब भागना शुरू किए तो किसानों का एक समूह बनना शुरू हुआ और समूह से समितियां बननी शुरू हुई, विचारों का आदान प्रदान शुरू हुआ, जो क्रांति के लिए मार्ग को प्रशस्त कर दिया। दूसरा कारण अगर आप ध्यान से देखते हैं तो जितने बाहरी लोग थे, चूंकि रूस में जितने उद्योगपति थे वो सरकार द्वारा संरक्षित होते थे और जितने मजदूर थे, मजदूर जो काम करते थे वो सारे उद्योगपति उनके ऊपर चाहे जो भी जुर्म ढाएं, इनका उत्तरदायित्व तो सरकार का होता था। इसलिए मजदूर और सरकार के बीच सीधा यहाँ टक्कर हो जाता था। जबकि तत्कालीन परिस्थितियों में अगर इंग्लैंड और फ्रांस की हम बात करें तो वहां पर उद्योगपति सरकार संरक्षित नहीं थे
वहां पर सीधा जो टक्कर होता था वो उद्योगपति और मजदूर के बीच होता था, तो वैसे कंडीशन में सरकार समझौता कर लेती थी। लेकिन रूस में सीधा उल्टा परिस्थिति थी, जहां पर सरकार और किसानों के बीच सीधा टक्कर होता था। क्यों? क्योंकि उद्योगपति पूंजीपति जो होते थे वो सीधा सीधा सरकार के प्रति उत्तरदायी होते थे, क्योंकि उसके संरक्षण में रहते थे। अब उनको विदेशी कंपनी, विदेशी पूंजीपतियों को भी बुलाकर रूस ने वहां पर क्या किया, अपना काम कराना शुरू किया, जिनको 20% वो देता था मुनाफा के रूप में, जिस चीज को जनता पसंद नहीं करती थी। अब बड़ी भारी परिवर्तन ये हुआ कि चूंकि रूस साम्राज्यवादी देश था, साम्राज्यवादी सोच का था, संसाधनों की कमी थी उसके अंदर, तो जितने उपभोग के सामान थे उन सामानों को रोक करके सारी युद्ध सामग्रियां बनाई जाने लगी। इससे लोगों में बड़ी व्यापक जो है असंतोष फैला, और ये असंतोष युद्ध का कारण हुआ। अगर आप इतिहास का अध्ययन और गहराई से करते हैं तो एक चीज और देखेंगे कि इस रूसी क्रांति में जार की सोच, जार की अदूरदर्शिता, जार की अपरिपक्वता जहां बहुत बड़ा उत्तरदायी है, वहीं पर एक नया नाम भी आपके सामने जुड़ेगा जिसका नाम है रासपुटिन। ये रासपुटिन जार की पत्नी जो जारीना थी, जारीना का से बहुत अच्छा उसका संबंध था, और संबंध होने के चलते जार से भी उसका अच्छा संबंध हो गया। अब वो प्रशासनिक हर तरह की नियुक्तियां, पदोन्नति सब में वो भाई इन्वॉल्व होने लगा, जिसको वहां के आम जनता पसंद नहीं करती थी, और ऐसी परिस्थिति भी उमड़ी जो युद्ध की कारण बनी। ये भी एक युद्ध का महत्वपूर्ण कारण है। दोस्तों, किसानों का शहर में एक साथ जुमना, एक साथ बैठना, एक साथ समितियों का गठन होना, विचारों का आदान प्रदान होना, ऊपर से लेनिन जैसे व्यक्तित्व का नेतृत्व मिलना युद्ध के को असंभावी कर दिया। हालांकि युद्ध क्रांति हो ही, इसका पहल तो जार की निरंकुश सोच, जार की अदूरदर्शिता और जार की नहीं सोचने की शक्ति, रासपुटिन की उपस्थिति, देश में आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई, रूस की साम्राज्यवादी सोच, उसके तहत उसके संसाधनों में कमी, किसानों की बुरी हालत, मजदूरों, सामाजिक ढांचों में बहुत रूढ़िवादी सोच, ये सारे जो है वो मिल करके युद्ध की क्रांति के लिए, ये रूसी क्रांति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। क्योंकि मूलतः हम कह सकते हैं कि इस क्रांति में बहुत सारे कारण थे, क्योंकि कोई एक कारण क्रांति के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है। अतः इस सभी कारण मिलकर के क्रांति का द्वार खोल दिए, और अंततः आप देखेंगे कि अक्टूबर 1970 में ही लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी की बहुत बड़ी विजय हुई, और वहां पर किसान, मजदूर, गरीब और निम्न वर्ग के हाथों में सत्ता आ गई। हालांकि इस सत्ता का एक बहुत व्यापक जहां सकारात्मक प्रभाव था, वहीं एक इसका नकारात्मक प्रभाव भी था। सकारात्मक प्रभाव यह था कि सामाजिक ढांचे, जो लोग ये सोचते थे कि हम शासन नहीं कर सकते हैं, वो भी शासन में आए, वो भी उनके पास भी शासन हुआ, और वो शासन सत्ता को संभाल करके उन्होंने कहा कि जितनी पूंजी है, जितनी भूमि है, उनको गरीबों के बीच बांट दी जाए। अब एक के पास एक आदमी कोई भूमिपति नहीं रहेगा। ये एक सकारात्मक पहलू जरूर है, लेकिन नकारात्मक पहलू ये था कि जब उद्योग धंधे बैठने लगे, चूंकि सरकार अब आम जनता की थी, और आम जनता में जो है सरकार के पास जितने उत्पादन के साधन थे वो सरकारी नियंत्रण में थे, और जब इधर उत्पादन बैठने लगे तो भी आम जनता बोल नहीं पाती, क्योंकि सरकार उन्हीं की थी, सरकार सर्वहारा थी। तो इस परिस्थिति में जहां अगर हम देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण कारणों में कई कारण थे, जिनमें